वैसे ही हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों आज का ये जो सेशन है वो पिछले सप्ताह हमने जो टॉपिक लिया था उसका ही कंटिन्यूएशन है। पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस तरह से हम अपने इस पर्यावरण को, हमारी इस प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो चीज जो सबको पता है वो है जीवाश्म ईंधन, और उसे ही रिप्लेस करना है हम सबको मिलकर। लेकिन दूसरी वो चीज जो दिन ब दिन बहुत भयंकर ऐसा खतरा पूरी दुनिया के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए हो रही है, वो है कचरा। और हमको, यानी हमारे एमसीएल परिवार को, जिसने इस मिशन के लिए इसकी शुरुआत की कि हमें मिलके इस पर्यावरण का, इस धरती का ख्याल रखना है, इस धरती को फिर से सस्टेनेबल वे में लेके जाना है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम इस कचरे के ऊपर काम करें। हम इस कचरे के प्रॉब्लम की समस्या को हमेशा के लिए इसका निर्मूलन करें। और कचरा किसे कहते हैं हम? यानी कोई भी चीज इस्तेमाल करने के बाद जो छोड़ देते, जब उसको कोई जरूरत हमें नहीं होती, उसे कचरा कहते हैं। कोई भी चीज जब तैयार करते हैं उसके साथ कई सारी बाकी की चीजें तैयार होती है, उसे कचरा कहते हैं। तो ऐसे घन रूप, वायु रूप, द्रव रूप, ऐसे हर तरह के कचरे के ऊपर हमें काम करना होगा। कोई भी ऐसा घन रूप कचरा नहीं निकलना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी हम प्रक्रिया नहीं कर रहे और वो अल्टीमेटली डंपिंग के ऊपर जा रहा है। कोई भी घन घन कचरा सॉलिड वेस्ट डंपिंग पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी द्रव रूप, यानी ये जो लिक्विड वेस्ट है, आज की तारीख में कारखानों से निकल रहा है, सीवेज से, हमारे टॉयलेट से निकल रहा है, और ये जो द्रव रूप या सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है, हमारे सभी तरह के फ्रेश वाटर को खराब कर रहा है। इनफैक्ट सिंपल सीवेज वेस्ट 80% हमारा जो अच्छा पानी खराब हो रहा है हमारे टॉयलेट की वेस्ट की वजह से। और हम ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं कि जिसकी वजह से ये पूरा जो पानी है, ये जो पूरा लिक्विड वेस्ट है, उसको पीने योग्य पानी हम लोग बना सकते हैं। तो हमें हर तरह के प्रोजेक्ट लगाने हैं, सीवेज वेस्ट के लिए भी लगाने हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए भी लगाना है, जो उस ऐसे प्रोजेक्ट होंगे बायोलॉजिकल की जिसमें से ये सभी जो अनचाहे चीजें वो उसको सोख लेगा और अच्छा पानी, पोर्टेबल वाटर करके हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा वायु रूप जो कचरा है, आज इतने सारे फैक्ट्रीज है, जिस फैक्ट्री से चिमनीज है, एग्जॉस्ट है, और उसमें धुआं हम लोग हवा में, अच्छी हवा में छोड़ रहे हैं। यानी वो वैसे ही है, अच्छी नदी में, फ्रेश नदी में हम लोग जो गंदा इंडस्ट्री का या टॉयलेट का कचरा जो फेंक रहे हैं, वैसे ही सेम है कि अच्छी हवा में हम अपने इंडस्ट्री में तैयार किया हुआ धुआं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस धुएं के ऊपर हम पूरी तरह से प्रक्रिया करके हम इसको 100% न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कई सारे बायोलॉजिकल यानी सूक्ष्म जीव है, कई सारे छोटे छोटे वनस्पति है जो ये काम करेंगे। इनफैक्ट एमसीएल मिलके आने वाले ऐसा सपना देख रहे हैं, सपना नहीं, हमारा लक्ष्य ही है कि आने वाले दिनों में सभी जो इंडस्ट्रीज है, ये सभी इंडस्ट्रीज या अलग अलग चीजें जहां से ये एग्जॉस्ट, ये चिमनी निकल रही है, ये एग्जॉस्ट ही हमको कंप्लीटली इसको निकाल देना है। किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई ऐसा अनचाहा धुआं अगर तैयार हो रहा है, अनचाहा ऐसा गैसियस वेस्ट तैयार हो रहा है, तो वो पाइप से उसी फैक्ट्री के ऐसे चैम्बर में जा सकता है जिस चैम्बर में अलग अलग प्रोसेस से, प्रक्रिया से हम उस गैसेस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। और दोस्तों यही काम हमें आने वाले दिनों में करना है, क्योंकि अगर आप प्रकृति में देखोगे तो हमारी इस प्रकृति में कचरा, वेस्ट ऐसी कोई संकल्पना ही नहीं है। हमारे पूरे प्रकृति में कोई भी वेस्ट तैयार नहीं होता। करोड़ों सालों से ये दुनिया चलती आ रही है। हम जानते हैं कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ और लगभग 350 करोड़ साल पहले जीवों की उत्पत्ति हुई। अभी करोड़ों जीव यहां रहते हैं। और मैं जब जीव कहता हूं तो उसमें वनस्पति भी है, उसमें प्राणी भी है, उनकी अलग अलग तरह की जरूरतें हैं। लेकिन वो हमारे जैसे, यानी इस्तेमाल करने के बाद, उपयोग करने के बाद जब उसको छोड़ नहीं देते या उससे कचरा नहीं तैयार होता। इस प्रकृति में इस तरह की व्यवस्था है कि हर कोई चीज एक बार आपने इस्तेमाल करने के बाद
उसका विघटन होता है, उसकी रिसाइकलिंग होती है और फिर से वो चीज हमें मिलती है। यानी बार बार आप इस्तेमाल करते हो और बार बार वो चीज हमें मिलती है ओनली बिकॉज ऑफ रिसाइकलिंग। दोस्तों, प्रकृति की एक अपनी सिस्टम है ये पूरी चीज रिसाइकल करने की। जैसे भी किसी भी जीवित वस्तु का अपना कार्यकाल खत्म हो सकता है, हो जाता है, यानी वनस्पति, प्राणी, किसी का भी, तो वो पूरी तरह से उसका डिग्रेडेशन होके उसकी उसमें जो मूल तत्व है, उसमें जो जीवन सत्व है, इसमें अलग अलग चीजें हैं, वो फिर से पूरी तरह से विघटन होता है उसका, और फिर से अलग बाकी के वनस्पति के लिए, प्राणी के लिए वो हमें उपलब्ध होते हैं। तो कोई भी चीज इसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। जो पत्ते भी झड़ते हैं वो भी इस बायोडिग्रेडेशन होके उसमें मूलद्रव्य वो मिट्टी को मिलते हैं दोस्तों। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए इस प्रकृति ने बहुत सारे आर्मी तैयार की हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूं। इतने सारे सूक्ष्म जीव है इस हमारी प्रकृति में, उनका काम ही है कि डिकम्पोज करना। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, अलग अलग तरह के फंगाइज है, अलग अलग तरह के एक पेशीय वनस्पति है, एक पेशीय प्राणी है, हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म कीटक है। इन सभी का काम यही है कि वो डिकम्पोज कंपल्सरी करते रहते हैं। और ये लाखों करोड़ों असंख्य ऐसे जीव है जिसकी वजह से ये काम करोड़ों साल से चलता आ रहा है। इनफैक्ट हमारे सामने ये जो अर्थवर्म, यानी वर्म, केचुआ जिसे कहते हैं, ये भी इस डिकम्पोजिशन का, इस पूरे सेना का एक पार्टनर है कि जो हमें पता है कि जब वो खेतों में होता है कि कितनी अच्छी तरह से वो डिकम्पोज करता है, हमारी जमीन को अच्छी उपजाऊ करता है। और यही नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे इसमें जीव हैं, लेकिन बड़े बड़े जीवों का निर्माण भी इस प्रकृति ने किया है। लेकिन इसका मतलब है कि कोई भी चीज किस तरह से भी अगर उसका कार्यकाल खत्म हो जाए तो उसको फिर से रिसाइकल करने की पूरी व्यवस्था हमारी इस प्रकृति में है। और ऐसे ही अगर हम आर्टिफिशियली करें, यानी ये तो व्यवस्था प्रकृति की है करोड़ों सालों से, लेकिन अगर हमारे सामने कोई समस्या है, हमारे सामने अगर कोई ऐसा दूषित पानी है, दूषित परिस्थिति है, दूषित हवा है, या कोई चीज है, उसको भी हम प्रकृति में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्रकृति में ये जो छोटी छोटी सूक्ष्म वनस्पति है, इसका उपयोग करके उसको साफ कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। और इसी चीज को कहते हैं बायोरेमिडिएशन। दोस्तों, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट हम लगे, यानी हमें जरूरत होती है कि हमारी बॉडी बनती है कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। इसे हर कोई चीज आप लीजिए, हर चीज के साथ वो साइकिल है। यानी अगर हर इस चीज का अगर आप पढ़ाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस अलग अलग सोर्सेस से ये चीज बनती है, यूटिलाइज होती है और फिर से रिसाइकल होती है। और ये चीज हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में है जिसकी जरूरत हर एक जीव को है। इनफैक्ट अभी ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये मूलद्रव्य है, इनकी भी परिस्थिति ऐसी, इनके भी अलग अलग साइकिल्स है। आज हम इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को लेके हमेशा कार्बन फुटप्रिंट, उसके बारे में बात करते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं कितना कार्बन तैयार हो रहा है, कितना कार्बन कम हो रहा है, और पूरी दुनिया कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आज खतरे में है, इसकी हमेशा बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमने इसके बारे में अगर अच्छी पढ़ाई की, अगर ध्यान दिया, अगर अच्छी तरह से समझा कि प्रकृति इन चीजों को कैसे मैनेज करती है, कैसे प्रकृति इस कार्बन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी चीज हो, उसका किस तरह से रिसाइकलिंग करती है, मुझे लगता है कि आज हमारे सामने जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्या है, वो सभी सोल्यूशन प्रकृति में है। हमें सिर्फ प्रकृति के ऊपर उसकी जो चीजें प्रकृति करती आ रही है, करती है कंटिन्यूअसली, उसके बारे में पढ़ाई करनी है, उसको अच्छी तरह से समझना है और उस नक्शे कदम या उसके नियमों पर हमें चलना है। इनफैक्ट कितनी सिंपल स्वच्छ और सुंदर संतुलित ऐसा जीवन चक्र, यानी पानी का चक्र हमारे प्रकृति ने तैयार करके रखा है। जितने हमें जरूरत होती है उतना पानी हर साल प्रकृति बरसाता है, यानी 1, 2, 3 महीने। और हमारा भारत देश तो ऐसा है कि पूरी दुनिया में जितने अलग अलग देश है, उसमें जितनी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा पानी पाने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत देश है। लेकिन देखिए ना, हमने कैसी परिस्थिति निर्माण की है कि ऐसे कई सारे इलाके आज हमारे भारत देश में है कि जहां बहुत सारा पानी बरसता है, बहुत सारी वर्षा होती है, और लेकिन वही जनवरी के बाद
पीने के पानी के लिए लोगों को यहाँ वहां घूमना पड़ता है। दोस्तों, तो यही प्रकृति का नियम है कि हमारी इस प्रकृति में वेस्ट, कचरा ऐसी कोई चीज ही नहीं है। कोई भी हमारी इस प्रकृति में कोई भी जीव, कोई भी वनस्पति, कोई भी कचरा तैयार नहीं करता। इनफैक्ट ये दुनिया का, ये हमारी प्रकृति का, जीवन का नंबर 1 अहम, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नियम है जिस नियम के आधार पर करोड़ों सालों से ये दुनिया चलती आ रही है, और जिससे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, जिसे हम शाश्वत, अखंड, सदैव चलने वाला विकास कहते हैं, जीवन कहते हैं कि शाश्वत जीवन होना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम दे। तो उसका भी नियम यही है। अगर हमें सस्टेनेबिलिटी के राह पर चलना है तो हमें यह सीखना होगा कि किस तरह से हर चीज को हम रिसाइकल करें। और ये कचरे की समस्या, ये जो कचरे की समस्या है दोस्तों, ये मैनमेड, हमने अपने हाथों से तैयार किया हुआ प्रॉब्लम है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। हमें इस सस्टेनेबिलिटी की राह पर चलते चलते पहले इसको ही समझना है कि किस तरह से हम हर एक चीज को रिप्लेस करें। लेकिन आज मैं आपके सामने प्रकृति का तो है ही, लेकिन आज मैं अपनी खुद की संस्कृति के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता की जिन्होंने हमेशा पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया है, हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया है, चाहे वो विज्ञान हो, तंत्रज्ञान हो, चाहे वो पढ़ाई हो, जैसे मैडम ने कहा। लेकिन वही नहीं, अगर जब पर्यावरण की बात आती है, जब इस इकोसिस्टम की बात आती है, जब इस पर्यावरण का ख्याल रखने की बात आती है, तब भी अगर आप देखोगे हमारी सोच क्या है, तो दोस्तों हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है, इन्होंने हमेशा हमारी इस प्रकृति को, हमारी इस पर्यावरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हमारी जो भी कोई चीज हम करते हैं हमारी संस्कृति में, वो हमेशा इस पर्यावरण पूरक होती है। हमें हमेशा से ही, बहुत पहले से पूरा नॉलेज है कि किस तरह से ये पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और अगर इस पर्यावरण के खिलाफ अगर हम लोग कुछ करें तो कौन से अनैच्छिक ऐसी चीजें हो सकती है। इनफैक्ट हमारी सोच ही, हर चीज में सोच, नीति, हमारे विचार और हमारे आचार, ये सभी में अगर आप देखोगे तो हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा पर्यावरण पूरक और पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील हम रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी त्योहार, कोई भी रिचुअल जो हम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक अगर आप देखोगे तो हर चीज में पर्यावरण का ख्याल रखने की चीज हम करते हैं। दोस्तों, अगर ये उस पुराने जमाने में, यानी प्राचीन भारत में हम क्या करते थे, कौन सी वो चीजें हैं, जिस चीजों के लिए बताया गया था, जो नॉर्म्स थे, रूल्स रेगुलेशन थे, ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हजारों साल पहले हम क्या करते थे? तो ये हजारों साल पहले जो पुस्तक थे, जिस पुस्तक में ये सब नीति लिखा गया है, उनसे पता चलता है। तो इन पुस्तक में अगर आप देखोगे कि क्या है, तो दोस्तों इन पुस्तकों में तो ऐसा लिखा है कि ये पूरी दुनिया जो बनी है वो 5 मूल तत्वों से बनी है। हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण, ये पूरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं। और वो 5 तत्व कौन से हैं? तो 5 तत्व है आकाश, हवा, वायु, जल, धरती और आग। इन 5 तत्वों से ही ये पूरी दुनिया बनती है। और सिर्फ दुनिया की बात नहीं, जब हम जो व्यक्ति है, हम भी इन 5 तत्वों से बनते हैं। हमारे ये महान ग्रंथ ऐसे बताते हैं कि इस पूरी दुनिया का अगर संतुलन बनाए रखना है तो हमें इन 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसी भी तत्व को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वैसे ही अंदर, यानी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर में भी ये 5 तत्व है। और अगर हमें हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो हमें इस 5 तत्वों का ख्याल रखना है। इनफैक्ट हमारे ये संस्कृति तो ये कहती है कि ये जिस प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम बात करते हैं, ये प्रकृति पर्यावरण बाहर है ही नहीं। ये प्रकृति पर्यावरण हमारे अंदर है। हम इस प्रकृति पर्यावरण का आम हिस्सा है। हमारा एग्जिस्टेंस ही है ये प्रकृति और पर्यावरण में, यानी 2 ये अलग चीजें है ही नहीं। हम बने हैं इस प्रकृति से, उस 5 एलिमेंट से। तो दोस्तों इसीलिए हम, जब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से हमने देखा है कि ये प्रकृति जो है वो हमारी माँ है, ये धरती जो है वो हमारी माँ है, और हम सभी उसके बच्चे हैं। और ये ऋग्वेद में लिखा है।
और दोस्तों यही सोच एमसीएल के भी है। एमसीएल में भी हम जो धरती पुत्र करके मैस्कॉट आपको हमेशा पेश करते हैं, तो हमारी सोच भी यही है कि ये धरती हमारी माँ है जिसका हमें ख्याल रखना है, और हम सभी लोग इसके बच्चे हैं। हमारे पूरे प्राचीन संस्कृति से लेकर अगर आप देखोगे तो हमने हमेशा जो पूजा की है, जिसको पूजा है, वो हमेशा प्रकृति है। प्रकृति के अलग अलग ये रूप है, ये 5 तत्व है। हमारे ऋग्वेद में लिखा है कि हमें कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हमेशा जो अनचाही चीजें है उसको एलिमिनेट करते हैं, हवा शुद्ध रखते हैं। हमारे यजुर्वेद में कहा गया है कि हमें कभी भी जो आकाश है, जो पर्यावरण, जो हवा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हमें सस्टेनेबल अगर हमें संतुलित, शाश्वत ऐसा जीवन आगे व्यतीत करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जंगलों का निर्माण करें, हम जंगलों का प्रोटेक्शन करें। ऐसा हमारे इस वेदों में लिखा गया है। जिस प्रदूषण की हम बात करते हैं, हम जिस पोल्यूशन इस शब्द की बात करते हैं, ये पोल्यूशन, ये प्रदूषण जैसा शब्द हमारे किसी भी किताब में नहीं है। हमारे यहाँ प्रदूषण ऐसा शब्द नहीं, तो हमारे यहाँ शब्द क्या है? पॉइजनिंग। हमारा शब्द है जहर देना। यानी अगर इस किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी तत्व में अगर हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो हम उस तत्व को जहर दे रहे हैं, इतना खराब काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे वेदों में लिखा गया है। और दोस्तों इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमने हमेशा इस 5 तत्व, इस पूरी जो हमारी धरती माँ है, उसकी हम पूजा करते हैं हर चीज में। हमारा ये रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये जो चीज है, ये जो धरती माँ हमारी कुदरत इतने सालों से करोड़ों सालों से करती आ रही है, ये हमारी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। यानी करोड़ों साल से जो भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति डे 1 से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इस धरती के नियम के आधार पर चल रही है। इनफैक्ट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अगर आप देखोगे, यानी जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति चल रही थी, उन दिनों बाकी की जितनी भी संस्कृतियां, सभ्यता थी, यानी हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता और बाकी की सभ्यता, यानी चीन की सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, इन सभी सभ्यता के बहुत बहुत आगे डेवलप्ड ऐसी हमारी सभ्यता थी। इस आपको आश्चर्य होगा कि ये वो सभ्यता है कि आज हम लोग कहते हैं कि घर में शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहां मोहनजोदड़ो हड़प्पा में हर घर में ये सैनिटेशन की व्यवस्था थी, हर घर में फ्लश की व्यवस्था थी, और वो पूरा पानी फ्लश होके एक सेंट्रलाइज चैम्बर में आता था, जिसको वो 100% रिसाइकल करते थे। तो इतने डेवलप्ड हमारी ये प्राचीन भारतीय संस्कृति। इनफैक्ट कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी ये एक ऐसा नीति शास्त्र है, ये ऐसी किताब है, ये ऐसे ग्रंथ है कि जिसको सैकड़ों सालों, हजारों सालों तक हमारे जो भी राजा वगैरह थे, उन्होंने उसकी पढ़ाई की है, उसके अनुसार, उसके नियमों के आधार पर उन्होंने अपना राज्य चलाया है। इस कौटिल्य में तो ये इस अर्थशास्त्र में जो एक नीति शास्त्र है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसका शास्त्र है, उसमें ये कहा गया है कि हर राजा का एक कर्तव्य है कि जो लोगों का जो सैनिटेशन, उसका ख्याल रखे, और वो पर्यावरण का ख्याल रखे, पर्यावरण का संवर्धन, ये उसकी प्राथमिक ऐसी ड्यूटी है, जवाबदारी है। दोस्तों कौटिल्य ये कहते हैं कि हम राजा ने, उस प्रजातंत्र ने हमेशा अपने देश में या अपने राज्य में अरण्यों का निर्माण करना चाहिए, जंगल का निर्माण क्या करना चाहिए, और इस अरण्य को क्या नाम दिया उन्होंने? अभय अरण्य, अभयारण्य। अभय यानी क्या? अभय यानी अभय देना, उसका ख्याल रखना, अभय जैसे समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हर राजा को, हर राज्य में हमारे साथ, मनुष्य के साथ जितने भी अलग अलग जीव है, यानी वनस्पति है, प्राणी है, उसके लिए अलग अलग जंगलों का, अभयारण्यों का निर्माण करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ अगर जो हिंस्र पशु हम जिसे कहते हैं, यानी बाघ, एलिफेंट, ये सब, इनके लिए भी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जो अलग अलग वनस्पति, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सभी को मैनेज करने वाला एक अधीक्षक, जंगल का अधीक्षक होना चाहिए, जिन्होंने इसका ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने ये कहा है, यानी जब कौटिल्य की अर्थशास्त्र अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उन्होंने इतनी डिटेलिंग की है इसमें कि अगर आप जंगल का निर्माण करते हैं
फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम आर्थिक दृष्टिया हम जिसका उपयोग कर सकते हैं। यानी ये चीज सिर्फ सामाजिक नहीं तो आर्थिक भी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉरेस्ट को तैयार करते हो, जंगल को तैयार करते हो, तो कितने सारे उत्पादन आपको मिल सकते हैं, उसकी पूरी लंबी लिस्ट इस अर्थशास्त्र में है। इनफैक्ट जब आपको जब लकड़ी चाहिए, उसके लिए भी एक स्वतंत्र व्यवस्था आपको करनी चाहिए, फॉरेस्ट करना चाहिए, और उसका उपयोग सस्टेनेबल वे में अपने घर वगैरह बांधने के लिए करना चाहिए। इतनी डिटेलिंग इस अर्थशास्त्र में। और दोस्तों, मैंने जैसे कहा है कि डे 1 से भारत पूरी दुनिया को समझा रहा है कि प्रकृति कितनी जरूरी है। यानी ये अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, अभी 200 सालों से हम लोग ये सब ग्लोबल वार्मिंग, ये पर्यावरण, ये एनजीओ अभी 20-30 सालों में चालू हुए जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और पर्यावरण संवर्धन की। तो दोस्तों, लेकिन हमने ऐसी मिसालें कायम की है, और उसमें सबसे यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा बिश्नोई समाज राजस्थान का। 400 साल पहले एक पेड़ को उन्होंने कटने नहीं दिया। एक पेड़ के लिए अमृता देवी और उन्होंने 3 लड़कियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उस पेड़ को कटने नहीं दिया, क्योंकि वो पेड़, वो समाज और हमारी संस्कृति में हमेशा हमने पेड़ों को और हमारे ये जो हमारे आजू बाजू जानवर थे उनको हमारे घर का हिस्सा हमने समझा, हमारे परिवार का सदस्य हमने समझा। वो जो इंसिडेंस हुआ था उसमें लगभग 350 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दिए उस राजस्थान में बिश्नोई समाज में, लेकिन उस पेड़ को कटने नहीं दिया। तो इतनी महान संस्कृति वाला देश है अपना। और दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया में, जब हमारे देश में ब्रिटिशों का राज था, तब उनका जीवन का कालखंड था और उनको साहित्य के लिए नोबेल पारितोषिक मिला है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है वो रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश के बाजू का जो बांग्लादेश है उनका राष्ट्रगीत भी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वो अपने गीतों के लिए, छोटी छोटी स्टोरीज के लिए, नाटक के लिए, इन सब के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन उनके जो विषय है कि जिस विषय के लिए उन्होंने अपने सब कुछ साहित्य डिवोट किया है, वो विषय है पर्यावरण। हर कोई चीज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए लिखी है। जब 1916 में वो जापान जा रहे थे और उन्होंने देखा कि समुद्र में क्रूड ऑयल स्पिल हुआ, गिरा, और उसकी वजह से पानी खराब हुआ, पूरी दुनिया को अंत तक वो बताते रहे कि जब भी हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें ये अपना डेवलपमेंट और पर्यावरण का संवर्धन, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसका संतुलन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये डेवलपमेंट कभी भी शाश्वत नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं होगी। और जैसा मैडम ने कहा कि इस पर्यावरण के बारे में हमारे बच्चों को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले, उसके साथ हम लोग पढ़े, इसीलिए उन्होंने अपने शांति निकेतन स्कूल की शुरुआत की, जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। तो दोस्तों, ये जो चीजें है, यानी ये हमारी जो संस्कृति है, ये कचरे वगैरह समस्या से बहुत बहुत आगे है। डे 1 से भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जो जानती है, जो समझती है कि ये प्रकृति, ये पर्यावरण जो है, ये हमारा एसेंस है, हम उसकी वजह से है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे संस्कृति में अगर किसी के लिए है तो पर्यावरण के लिए है। और आज के तारीख में ये जो समस्या है कचरे की, ये तो हमने अपने हाथों से बनाया हुआ प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम जिन चीजों का निर्माण करते हैं, उन चीजों से करते हैं, रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं कि जो खुद सस्टेनेबल नहीं, जिसको हम रिसाइकल नहीं करते। ऐसी मटेरियल का हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो चीजें निष्क्रिय है, जो इस्तेमाल करने के पहले भी वैसे है, इस्तेमाल करने के बाद भी वैसे रहती है, और इस्तेमाल करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, ऐसे रिसाइकल करनी चाहिए, जिसमें सभी तरह के मेटल्स, ये हमारी मिट्टी, पत्थर, ये सब आते हैं। अगर हमने ये अभी नहीं किया दोस्तों, तो आज जिस गति से ये कचरा तैयार हो रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर ऐसी समस्या अभी हमारे इस पर्यावरण में होने वाली है। लेकिन सब कुछ मुमकिन है। जो भी जरूरत आज हमारी है, देखो, विद डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, हमें लगता है कि ये ज्यादा बढ़ेगा, इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ेगी, सब जरूरतों के लिए सस्टेनेबल ऐसे सॉल्यूशंस हैं। आज की तारीख में वेस्ट कलेक्शन का जो विषय है, तो सबसे पहले वेस्ट के तरफ, कचरे की तरफ देखने का हमारा नजरिया ही डिफरेंट है, अलग ही है।
कचरे की तरफ हम कैसे देखते हैं? हम अपना घर साफ करते हैं, अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, हम अपना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हमारी साफ करते हैं, सबसे अच्छा रखते हैं। लेकिन उस कचरे के बाद उसको कलेक्शन करना या उसका मैनेज करना, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं था। हम देखते ही नहीं उसको कि ये हमारा काम है करके। मैंने अपना घर साफ किया ना, तो बस हो गया मेरा काम। उसको अभी निकालना वगैरह सब कुछ है, वो ग्राम पंचायत तो नगर निगम देख लेगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। टैक्स देते ना हम उनको, पैसा देते हैं, बस हो गया मेरा काम। और कौन सा कचरा मैं तैयार कर रहा हूं, यानी क्वालिटी, उसके बारे में हमको कुछ लेना देना है नहीं। प्लास्टिक में इस्तेमाल करूं, मैं जो चाहिए इस्तेमाल करूं मेरे घर में, क्या फर्क पड़ता है? अभी थर्माकोल जैसी तो ऐसी चीज है जो बहुत भयंकर है, कुछ भी काम की नहीं है। जितना भी मैं तैयार करूं, मैं अपना साफ करूंगा और मैं आपको दूंगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, क्वांटिटी, यानी आपको पता है कि एक अभी छोटे छोटे 200 ml की पानी की बोतल आती है, यानी 200 ml, यानी हमारे एक ग्लास में जितना पानी होता है ना, उससे भी कम होता है। अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, अगर आपके कोई कोई गैदरिंग है, मीटिंग है, तो उसमें ये लोग 200 ml के जो बॉटल्स है वो देते सब। यानी एक आदमी जब पूरा दिन बैठता है, आधा दिन बैठता है, तो 4, 5, 6, 7 वो छोटे छोटे बॉटल पीता है, और कितना प्लास्टिक वेस्ट तैयार करता है। उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। कोई भी जो कचरा आज की तारीख में तैयार कर रहा है, उनको लगता ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी कर, मैंने अपना घर साफ किया ना, ये साफ किया तो बस मेरा काम हो गया। लेकिन दोस्तों, जो भी कचरा आज हम तैयार करते हैं, वो कचरा आज आपके घर में ही नहीं रहता, लेकिन किधर ना किधर तो जाके वो कचरे का अपना काम तो कर ही रहा है, वो खराब कर ही रहा है। भारत में कितना सॉलिड वेस्ट जनरेशन हो रहा है, कितना कचरा तैयार होता है, इसके अलग अलग आपको फिगर्स दिखेगी। कैसे मिलेगी फिगर? अगर हम किसी नगर निगम को पूछे, तो उसका जो मेन होता है सॉलिड वेस्ट का इंजीनियर, वो आपको बताएगा। राज्य के स्तर पे क्या होगा, तो सभी वो अपने अपने नगर निगम को पूछेंगे, म्युनिसिपैलिटी को, जो वो अपने अपनी फिगर देंगे। देश के लेवल पे कोई संस्था काम करे, वो अपने अपनी फिगर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली कितना कचरा होता है, इससे अलग अलग चीजें हैं। अभी जैसे नीति आयोग ने 2018 में कहा था कि 1,30,000 से लेके 1,50,000 लाख टन हर दिन तैयार होता है, और 350 से लेके 550 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, इतना कचरा हर दिन तैयार हो रहा है, सॉलिड वेस्ट। लेकिन आज की तारीख में इसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, ऐसी संस्था की जो सब कचरे का पूरा ख्याल, जो आंकड़ेवारी है, जो उसके स्टैटिस्टिक्स है, उसका ख्याल रखेगी, वो देखेगी कि उसके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, उसका ख्याल रखेगी। वो संस्था है सीपीसीबी, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर साल अपना एक रिपोर्ट जारी करती है। अभी 2021 के इनमें उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, तो उन्होंने कहा है 2020-21 में लगभग 1,60,000 टन से ज्यादा इतना कचरा हर दिन तैयार हो रहा था, और 119 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इतना कचरा तैयार हो रहा है। सीपीसीबी कहते हैं कि जो लगभग 95.4% इतना कचरा जो भी तैयार होता है, वो कलेक्शन उसका होता है। 50% इसका जो कचरा है वो ट्रीटमेंट के लिए, रिसाइकलिंग के लिए जाता है, और 18.4% ये जो कचरा है, इतना ही सिर्फ लैंडफिल के लिए जाता है। ऐसे सीपीसीबी के रिपोर्ट में है जो अवेलेबल है। लेकिन एक संस्था है जिसका नाम है गांव कनेक्शन, जो एक मीडिया संस्था है, जो गांव, हमारे देश में जो अलग अलग गांव है, सिर्फ गांव के ऊपर काम करती है, अलग अलग उनकी जो स्टोरीज है, चीजें है, वो बताती है। वो कहती है कि ये जो रिपोर्ट सीपीसीबी ने दिया है, इस रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ अपने देश के जो शहरी इलाके हैं, उस शहरी इलाके के जो फिगर्स है, वो उन्होंने शामिल किए हैं। हमारे गांव में कितना सॉलिड वेस्ट तैयार हो रहा है, उसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है, जो उन्होंने देनी चाहिए थी। एक्चुअली हमारे गांव में आज, हमारे देश में 6 लाख गांव है, और उस 6 लाख गांव में हमारे 2/3 इतनी जनसंख्या रहती है। अब ये 2021 की फिगर है, 65% लोग गांव में रहते हैं। तो ये संस्था कहती है कि आइडियली ये अर्बन, यानी किसी भी राज्य में, और उन्होंने राज्य निहाय ये सब दिया है, अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो उस हर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कितना कचरा है, शहरी क्षेत्र में कितना कचरा है, ऐसा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। वो कहते हैं कि हमारे बहुसंख्य गांव में, ये 6 लाख जो गांव है ना, लाखों गांव में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कलेक्शन का, मैनेजमेंट का, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं कि 30 राज्यों में से 6 राज्य सिर्फ ऐसे हैं कि जिन 6 राज्यों में 50% से ज्यादा गांव में वेस्ट कलेक्शन की, मैनेजमेंट की ऐसी कोई सिस्टम है।
लेकिन बहुसंख्यक गांव में ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं। वो कहते हैं कि आज जो प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग प्रदूषण की, सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक की समस्या दिनों दिन हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा भयंकर होती जा रही है। यानी अगर आप शहर और गांव के बारे में बात करोगे तो गांव में प्लास्टिक की जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ चुकी है ऑलरेडी। और इसका कारण यह है, एक तो जैसा हमने देखा कि कलेक्शन का वगैरह सिस्टम कम है, लेकिन इसमें जो हमारे मार्केट में अर्थव्यवस्था का अगर कारण अगर देखोगे आप, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो पूरे गांव में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी बिस्किट का पोड़ा हो गया हमारा बिस्किट, या नेस्ले का पैकेट हम इस्तेमाल करते हैं, या वेफर वगैरह से कुछ चीजें होती है। और आजकल बहुत सारी चीजें जो हमारे हर दिन के किचन से लेके बहुत सारी जरूरतों को लगती है, तो प्लास्टिक के रैपर में ही आती है। 35% पूरे भारत का जो मार्केट है वो ग्रामीण भारत है, लेकिन 35% ये जो प्लास्टिक वहां जाता है ना, वो लगभग 70-75% जो प्लास्टिक, वैसे ही 30% ऐसा प्लास्टिक जो बड़े बड़े प्लास्टिक बॉटल बिटल है वो रिसाइकल के लिए जा रहा है। कि बुरी तरह से ये प्लास्टिक का कचरा हमारे गांव में पड़ रहा है, और इस शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा। कलेक्शन सिस्टम शहरों में अच्छी तरह से विकसित ऐसा कहा जाता है, एक तो रिपोर्ट ऐसा है कि सिर्फ 70% कलेक्शन होता है, 30% तो कलेक्शन ही नहीं होता। बहुत सारे लोग तो शहरों में भी रह के, यानी अगर मैं शहरों में रहूं, मेरे बाजू में कुछ नाला जा रहा है, कुछ जगह चीजें जा रही है, तो मैं वैसे ही अपने हाथ से उसे डाल देता हूँ। हमेशा ही वो कचरा कलेक्शन सिस्टम में जा रहा है। ये भी जो चीज है वो भी 70% ही ऐसे कुछ कुछ रिपोर्ट्स है। तो ये सभी लोग जो वाटर बॉडीज है, यानी हमारे आजू बाजू जो भी पानी के स्रोत है, वाटर बॉडीज है, यानी नदी हो गई, तालाब हो गया, कोई नाला हो गया, उसको तो बस गटर बना के रखते हैं और ऐसे ही वेस्ट डंप करते हैं। लेकिन जहां जहां जिन जिन जगहों पे गांव में कलेक्शन सिस्टम है इस कचरे की, दोस्तों कभी कभी देखने को मिलता है कि ये इंस्टीट्यूट्स भी खुले आम ये कचरा ऐसी पानी में डालते हैं। और अगर सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे हम, ओपन डंपिंग की बात करेंगे, तो हर जगह हमें अभी इस कचरे के पहाड़ नजर आते हैं। छोटा शहर छोटा पहाड़, बड़ा शहर बड़ा पहाड़, लेकिन ये पहाड़ सिर्फ गांव में, शहरों में नहीं, अभी गांव में भी आ चुके हैं। और यही कारण है कि जहां जहां ये कचरे का प्रॉब्लम है, जहां जहां डंपिंग ग्राउंड्स है, उस डंपिंग की वजह से, उस कचरे की वजह से कई सारी शारीरिक जो समस्या लोगों को होती है, और शारीरिक सामाजिक समस्या। और आप देखोगे तो हर जगह इस कचरे के डंपिंग ग्राउंड को लेके कई सारे निदर्शन होते हैं, आंदोलन होता है। इनफैक्ट जब भी कोई कचरा का एक ग्राउंड खत्म हुआ, तो दूसरी जगह जब गवर्नमेंट बोलते कि नहीं अभी ये डंपिंग ग्राउंड बनेगा, जैसे ही वो लोगों को समझता है, लोग उसके खिलाफ अपना मोर्चा और आंदोलन शुरू करते हैं। और ये समझ में ही नहीं आता कि 100, 200, 500 एकड़ पे आप करते हैं और 500 एकड़ पूरी खत्म हो जाता है और फिर से आपको जमीन चाहिए होती। तो अगर हम रिसाइकल इतनी बड़ी लेवल पे कर रहे हैं, तो कैसे इतनी जमीन लगती है इन चीजों के लिए। तो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, तो हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली इन 3 अलग अलग लेवल पे, यानी अलग अलग कचरे का होता है। एक तो है गीला कचरा, दूसरा सूखा, और बाद में निष्क्रिय कचरा। अभी गीला कचरा ने कौन सा, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। अभी ये जो कचरा है, ये कचरे का स्रोत क्या है, तो ये कचरे का स्रोत है ऑर्गेनिक थिंग्स। ये कचरे का स्रोत है लिविंग, सजीव, यानी वनस्पति है, प्राणी, इससे कचरा तैयार होता है। इसलिए इन कचरे का व्यवस्थापन भी कैसे होता है, जैविक पद्धति से होता है, बायोलॉजिकली होता है। तो अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जो मेथड है, पद्धति, वो है कंपोस्टिंग। ये कचरा अगर पूरी तरह से अगर इसका विघटन हुआ, डाइजेशन हुआ, तो इसके जो न्यूट्रिएंट से लेके जो चीज रहती है, वो एक बहुत अच्छी खाद होती है। और इस बायोमास कचरे से बनी जो खाद है उसको कंपोस्ट कहते हैं। तो इस पद्धति को कंपोस्टिंग मेथड ऐसा कहते हैं। अब इस कंपोस्टिंग को बेहतर कराने के लिए कुछ मशीन का भी निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं कंपोस्टिंग मशीन। अभी कंपोस्टिंग मशीन यानी क्या है, तो आप जो कचरा डालते हैं ना, ये बेसिकली मिक्सर है।
तो आपके कचरे का वो बहुत छोटे पार्टिकल तैयार करता है, ताकि फिर वो छोटे से पार्टिकल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर सकते हैं। कंपोस्टिंग का जो या बायोलॉजिकल जैविक पद्धति का जो प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करते, यही प्रोसेस है जो प्रकृति में चलता है। तो कंपोस्टिंग है, और इसके दो अलग अलग प्रकार भी है, एक एरोबिक कंपोस्टिंग और दूसरा एनारोबिक कंपोस्टिंग। यानी एरोबिक कंपोस्टिंग यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव है वो हवा के साथ वो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी उसका डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, वो हवा के प्रेजेंस में करते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया है कि जहां ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो सूक्ष्म जीव है, ये हवा के एब्सेंस में बेहतर काम करते हैं। तो ये दो तरह की कंपोस्टिंग है। इसके अलावा और एक ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ हम एक कंपोस्ट का निर्माण कर सकते हैं, और वो है हमारे अर्थवर्म, हमारे केचुए, गांडूल। और इसके साथ भी वो खत का निर्माण होता है, यानी कचरा होता है, गीला कचरा, और उसमें बहुत सारे गांडूल या अर्थवर्म डालते हैं, और ये फिर डाइजेस्ट करते करते एक बहुत अच्छा खत या बहुत अच्छा खाद हमारे खेतों के लिए तैयार करते हैं, और इसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। इसके अलावा दूसरी जो पद्धति है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस है, वो है बायोगैस। ऑलमोस्ट हर नगर निगम में, हर म्युनिसिपालिटी, मैक्सिमम ग्राम पंचायतों में ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है आज की तारीख में। और इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है कि जो रॉ मटेरियल आता है, जो भी गीला कचरा आता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उसका डाइजेशन किया जाता है, और दो चीजें मिलती है। कौन सी दो चीजें? एक तो मिलता है खाद, जो हमने देखा, और दूसरी मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मिलती है? तो बायोगैस करके एक वायु की गैस तैयार होता है। अभी इस बायोगैस में, इस गैस पे 55 से लेके 65% तक मीथेन होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, और वो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में सभी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है। घर में कुकिंग में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में हर गाड़ी को चला सकता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल हो या बिजली तैयार करना है, हर जगह ये मीथेन काम करता है। अभी ये आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अगर कंपोस्टिंग कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि कंपोस्टिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ खाद बना रहे हैं। ये जो बायोगैस तैयार हो रहा है, ये मीथेन तैयार हो रहा है, वो वैसे ही इस प्रकृति में जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है, और ये गलत है। इनफैक्ट ये जो मीथेन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा पावरफुल है जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, जब गर्मी तैयार करने की बात आती है, क्योंकि इस मीथेन में बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, बहुत सारी ऊर्जा है, और इस ऊर्जा की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्मी तैयार कर सकता है। तो जब भी मीथेन जाता है तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा तैयार कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है। आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ज्यादा कैसे हो रही है, इसका पूरा चार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हमारा जो सीवेज है, ह्यूमंस का जो सीवेज है, और ये जो एनिमल का वेस्ट है, उसका जो मीथेन है, वो कंट्रीब्यूशन है। आने वाले दिनों में हम ऐसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं कि जिसमें ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट, इसका उपयोग करके हम लोग ये मीथेन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे, यानी सैकड़ों ऐसे बायोगैस के यूनिट हमारे देश में लगे हैं, लेकिन ये बायोगैस के यूनिट अगर आप देखोगे ना, तो ये 2, 3, 4 महीने ही चलते हैं, उसके बाद ये चलते ही नहीं। क्या कारण है कि ये चलते नहीं है? उसका कारण यह है कि जब भी ये जो वेट वेस्ट, गीला कचरा आता है, तो ये मिक्स होता है, यानी घर के आपके किचन का भी कचरा आता है उसमें, कि मंडी का भी कचरा आता है, नॉनवेज का कचरा आता है, कि चिकन का, मटन का वेस्ट का कचरा। तो ये सभी तरह के जो गीले कचरे में सभी कैटेगरी आ गई। तो ये सभी जब कचरा आते हैं, तो उसका पूरी तरह से डाइजेशन करने के लिए, उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, वैसे नहीं होते इसमें। यानी इसमें सिर्फ एक सिंपल जो वेट वेस्ट होता है उसको कर सकते हैं, लेकिन सभी तरह के कचरा आते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट जो कल्चर होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, वो नहीं होते, और इसी कारण उसका पूरा डाइजेशन नहीं होता। वो गैस नहीं बनती जिसमें उतना मीथेन हो, और वो एलपीजी को रिप्लेस करे, तो वो एलपीजी को रिप्लेस नहीं कर पाती। इनफैक्ट बहुत सारे जगह पे तो वो बिजली तैयार करने की कोशिश करते हैं कि इससे जो गैस बनती है उससे बिजली तो तैयार करे, लेकिन उसमें कभी कभी इतना कम कैलोरीफिक वाली होती है, तो उससे बिजली भी आज तैयार नहीं हो रही है। इसके अलावा और एक प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट में लगभग 35 साल पहले से चालू किया, 30-35 सालों से। उसका नाम है कि हर घर में हम लोग बायोगैस का यूनिट चालू करें। कोई भी घर है, वो अपना जो भी कचरा है, गीला कचरा, वो हमारे अपने घर के पीछे ऐसा एक बायोगैस यूनिट
लगे, जैसे आप देख रहे हैं कि सिंटेक्स की टंकी होती है, वहां बायोगैस के चालू कर सकते हैं और उससे जो गैस निकलेगी वो अपने घर में लेके आए और वो अपने एलपीजी को रिप्लेस करें। कचरे की भी व्यवस्था हो गई और उसको एक अच्छा जैव ईंधन भी मिल गया। ऑन पेपर इसके लिए सब्सिडी दी जाती है। ऑन पेपर ऐसे 40 लाख से ज्यादा यूनिट्स लगाए गए हैं जिनको सब्सिडी दी गई है। इस साल भी इस योजना को फिर से रिन्यू किया गया और आज की तारीख में 10,000 से लेकर 70,000 तक ऐसे सब्सिडीज मिलती है इस हर एक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन दोस्तों ये उतना कार्यक्षम नहीं होता और बहुत कम ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जहां एक्चुअली वो एलपीजी को रिप्लेस कर रहा है। बाकी एक हमारा कन्वेंशनल पद्धत है, बहुत सालों से चलती आई पद्धत है। वो कैसी पद्धत है कि घर के पीछे हमारे खेतों के बाजू में या घर के पीछे एक गड्ढा हम लोग करते हैं और इस गड्ढे में हम अपने घर का वेस्ट है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, वो पूरा डालते हैं और वो डालने के बाद फिर जैसे जैसे वो डाइजेशन होके, नेचुरल डाइजेशन होके जैसे उसकी खाद तैयार होती है, फिर से उसका उपयोग हम लोग अपने खेतों में करते हैं। आज की तारीख में भी कई सारी जगह पे हमारे खेतों में, गांव में किसान ऐसे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है ना कि इसको पूरा डाइजेशन इसका होना चाहिए। इसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हुआ या देर तक आपने ऐसे ही को छोड़ दिया तो ये जो चीज है, ये जो ऑर्गेनिक या गीला कचरा है, ये बहुत सारे जीवों के लिए खाना भी है। तो अननेसेसरी ग्रोथ हो जाती है कई सारे जीवों की, जैसे हमारे चूहे हो गए, मक्खियां हो गई और उनसे फिर उनके साथ आती है कई सारी बीमारियां भी। कभी कभी ये कचरा फिर पानी में ऐसे चला जाता है और उसके वजह से पानी के स्रोत की कई सारी बीमारियां शुरू हो सकती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी? सूखा कचरा, इनऑर्गेनिक कचरा। और इसमें सबसे जो पॉपुलर व्यवस्था है इसको मैनेज करने की, उसका नाम है लैंडफिल। अभी लैंडफिल यानी क्या होता है? तो एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करते हैं। लैंडफिल का मतलब बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करते हैं और उस गड्ढे का जो बेस है उसको सीमेंट से या अपनी मिट्टी से उसको बहुत फर्म फिक्स किया जाता है ताकि ऊपर और नीचे की जो जमीन है उसमें अच्छा सेपरेशन तैयार हो। उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया जाता है और इस प्लास्टिक में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जो अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करें। और इसमें हमेशा मिक्स कचरा डाला जाता है, यानी गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब तरह का मिक्स किया जाता है। और धीरे धीरे करके जिस तरह से कचरा डालने के बाद एक जब एक गड्ढा पूरी तरह से भर जाता है तो उसको साइंटिफिकली बंद किया जाता है, जिसको कहते हैं साइंटिफिक क्लोजर ऑफ लैंडफिल। अभी ये पूरा करने के बाद कुछ आउटलेट्स रखे जाते हैं, यानी पानी लीचेट करके एक लिक्विड वेस्ट निकल सकता है तो उसके लिए हो सकता है, मीथेन के लिए आउटलेट ऐसा होता है। तो ये एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है कि लैंडफिल यानी क्या क्या होता है। लैंडफिल तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हो और उसके साथ फिर उसको मैनेज करते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्शन पूरी दुनिया में है लैंडफिल। एक तो ऑब्जेक्शन ये है कि नीचे आप जो गड्ढा करते हैं और जो कुछ तैयार करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दिनों के बाद वो सभी तरह का कचरा नीचे वाली मिट्टी में, ग्राउंड वाटर में, हर जगह वो मिक्स होता है। दूसरी ये साइंटिफिक क्लोजर जो चीज है, वो साइंटिफिक क्लोजर तो हर बहुत सारी जगह पे तो होती ही नहीं है। अल्टीमेटली लैंडफिल कैसे दिखाई देता है? तो ऐसे दिखाई देता है कि वो चलता चलता रहता है और ओपन ग्राउंड जैसे ही आपको दिखता है, डंपिंग जैसा। दूसरा एक जो प्लांट है जो काफी जगह पे हमारे देश में लगाया गया है, वो क्या प्लांट है? तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अभी इसमें क्या होता है? तो इसमें वैसे ही करते हैं जैसा हम आज एमकोली के लिए करते हैं। एमकोली के लिए क्या करते हैं? तो नेपियर घास जैसा बायोमास है, इस बायोमास को कंप्रेस करके उसके ईंटें बनाते हैं हम लोग, ब्रिकेट बनाते हैं, पिलेट्स बनाते हैं और उससे हम लोग ऊर्जा या बाकी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये जो कचरा है, ये जो प्लास्टिक, और सिर्फ सूखा कचरा, ये प्लास्टिक, रबर, ये सब चीजें, वो सभी चीजों को पूरे से एकदम तरह से कॉम्पैक्ट किया जाता है, उसकी ईंटें, उसके ब्रिकेट्स तैयार किए जाते हैं और उसको जला के, यानी कोयले के जगह पे इसको जला के फिर वही बिजली तैयार होती है। दोस्तों हम अभी जानते हैं कि एमकोल का इस्तेमाल जब होता है बिजली तैयार करने के लिए, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पर्यावरण पूरक है, पर्यावरण का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है वो हमारा नेपियर गैस सोख लेता है। उससे कई गुना खतरनाक कोयला है, क्योंकि कोयले के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है जो तो कोई सोखता ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कई सारी चीजें तैयार होती है जिसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जो आरडीएफ यानी ये
इनऑर्गेनिक कचरे से जो ईंटें हम लोग बनाते हैं, जिसको RDF कहते हैं, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ये कचरा इस कोयले से 100 गुना से भी ज्यादा खतरनाक है। इतने गंदे गैसेस, इतने खतरनाक, इतने विषारी, इतने जहरीले गैसेस वो हवा में छोड़ता है। इंसिनरेशन प्लांट, यानी उस कचरे को डायरेक्ट जलाओ आप, 800 डिग्री से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेके जाते हैं और डायरेक्टली उसको जलाते हैं, और इसको कहते हैं इंसिनरेशन प्लांट, और जिसमें बहुत घातक ऐसे वायु तैयार होते हैं। इसके अलावा ये जो प्लास्टिक और रबर अगर इकट्ठा यानी सेपरेट आ गए तो उसके ऊपर रिसाइकलिंग प्लांट है। कई कई जगह पे म्युनिसिपैलिटी में लगे हैं, लेकिन मैक्सिमम ये प्राइवेट में लगते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक कलेक्शन होता है सिर्फ नगर निगमों से नहीं, उस व्यवस्था से नहीं, तो कई सारे प्लास्टिक कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं जो प्लास्टिक करते हैं और कबाड़ी को बेचते हैं, और ये कबाड़ी फिर बेचता है ऐसे प्लांट्स को जो इस प्लास्टिक के ऊपर और रबर के ऊपर प्रक्रिया करके वस्तु का उत्पादन करके उसको बेचते हैं। इसके अलावा ई वेस्ट जो भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल से लेके टीवी से लेके कई सारी चीजों, तो उसके ऊपर भी उसको पूरी तरह से उसका विघटन करके उससे मेटल, प्लास्टिक, अलग अलग चीजें उसको करते हैं। ये भी सभी मैक्सिमम प्लांट ये प्राइवेट में लगते हैं। इसके अलावा मेटल रिसाइकलिंग प्लांट, मेटल तो ऐसी चीज है कि इसको 100% रिप्लेस किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, और हर तरह के प्लांट के मेटल के लिए अलग अलग प्लांट लगते हैं। इसके अलावा पेपर रिसाइकलिंग, यानी हम जो भी रद्दी हम लोग संभाल के रखते हैं 1, 1.5, 2 महीना, वो प्रॉपरली 100% उसका रिसाइकल होता है और फिर से नए कागज का निर्माण होता है। उसके अलावा अलग अलग रिसाइकलिंग प्लांट्स है दोस्तों, यानी कांच ही अगर आप देखो तो कांच के रिसाइकलिंग प्लांट, कपड़े देखोगे तो कपड़े के रिसाइकल प्लांट है, जूते देखो तो जूते के रिसाइकल प्लांट है। और ये मैक्सिमम प्लांट जो सभी जो लगे हैं ना, ये सभी प्लांट्स प्राइवेट लोग लगाते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स है। ये चीजें जब आप लेते हो, उसको चीज तैयार करते हो, तो उसको बहुत डिमांड है आज की तारीख में, ये रिसाइकल जो चीजें है। लेकिन प्रॉब्लम उनका ऐसे है, उन लोगों का, एक तरफ वहां कचरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां जो इसमें काम करना चाहती है, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं। तो आज जो वेस्ट मैनेजमेंट का सीन है वो कैसे है, तो आज तो कलेक्शन के बारे में तो बहुत जागरूकता, अवेयरनेस निर्माण हुई है बहुत सारी। जब से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है, तब से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, अपने एरिया को, परिसर को, अपने घर को स्वच्छ रख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कचरा वो कलेक्शन सिस्टम को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अब बहुत कम एक्चुअली 100% रिसाइकल हो रहा है। कुछ ऐसे फिगर्स है कि 20 से लेके 25%, 28% तक ही कचरा जो एक्चुअल प्रोसेस होके वो रिसाइकल होता है, और मैक्सिमम जो कचरा है ना, वो आज की तारीख में ओपन डंपिंग में जाता है। और मुझे तो लगता है कि आप जिस तहसील में हो, आप जिस ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं, आप अपने शहर में ये जो चीज है खुद जाके अगर आप पढ़ाई करोगे, इनफैक्ट आपके यहाँ जो गाड़ी आती है एक कचरा उठाने के लिए, और वो जो डंपिंग साइट होती है, ग्राउंड होता है, उसका एक अधीक्षक होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो उसके साथ भी अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगी कि क्या एक्चुअल परिस्थिति है। और ये लैंडफिल साइट जिसको हम कहते हैं, तो लैंडफिल साइट है ना, आपको ऐसे ही दिखाई देगी, यानी कचरे का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बना रहता है, वही लैंडफिल साइट होती रहती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में मैनेजमेंट वो क्या क्या कर रहे हैं मैंने आपको बताया, लेकिन हर शहर में ऐसे ऐसे कचरे के पहाड़ आपको नजर आएंगे। और सिर्फ शहरों की बात नहीं है, अभी गांव में भी ऐसी कचरे की व्यवस्था हो रही है। और ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना, जो हमने देखे RDF प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट, और मैक्सिमम जो हमारे जो मेट्रो है उसमें लगे हुए हैं, ये प्लांट्स को बैन कर रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि इतना जहर, इतना खराब ऐसा धुआं ये प्लांट छोड़ते हैं। आपने कभी देखा है प्लास्टिक को जलते हुए, कभी देखा है रबड़ को जलते हुए, तो आपको पता चलेगा किस तरह का धुआं, किस तरह का प्रदूषण ये प्लांट्स करते हैं। और इसलिए कई सारे प्लांट्स बंद किए हैं, यानी वो एक बार डंपिंग चालू रखते हैं, लेकिन इसको बंद करते तो समझिए ना। दूसरा इंसिनरेशन, यानी 800, 1000, 1200 डिग्री तक, यानी 600 डिग्री के ऊपर कोई कहीं भी आप प्लास्टिक को, रबड़ को जलाएंगे, किसी भी पेट्रोकेमिकल को जलाएंगे, तो नॉन कार्सिनोजेंस तैयार होते हैं, यानी उससे कैंसर होना ही होना है, ऐसे वैसे गैसेस तैयार होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका जो डेवलप कंट्री, उन्होंने ऑलरेडी इंसिनरेशन को बैन करके रखा है।
हमारे देश में जो भी इंसिनरेशन के प्लांट चालू है उसके आजू बाजू अगर आप देखेंगे 5 किलोमीटर एरिया में आपको कई सारे कैंसर के पेशेंट नजर आए। और गांव में तो जैसा हमने देखा कि गांव में बहुत कम ऐसी जगह है कि जहां कलेक्शन की व्यवस्था है, और गांव में ये जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन अभी बढ़ता जा रहा है। और कई सारे ऐसे कचरा है कि जिसका एमएसडब्ल्यू में तो नाम ही नहीं है, एग्रीकल्चर वेस्ट। हम साल में, पिछले साल हमने 30,000 लाख टन से भी ज्यादा एग्रीकल्चर का उत्पादन लिया। तो जब आप उत्पादन लेते हो तो 10%, 20% तो कचरा तैयार होगा कि नहीं, बायोमास तैयार होगा कि नहीं। तो सोचिए कि अगर 20% तो भी पकड़े तो हम, यानी 10% पकड़े तो हर दिन 1 लाख टन एग्रीकल्चर वेस्ट तैयार हो रहा है। और इसका भाई मैनेजमेंट, इसका भी व्यवस्थापन कैसे होता है, तो मैक्सिमम हम उसको जला रहे हैं। माइनिंग वेस्ट जिसके बारे में कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ना कोई डेटा अवेलेबल है। जब हम कहते हैं कि ये जब 21 लाख टन हर दिन कोयला आप तैयार कर रहे हैं तो उससे 8 साढ़े 8 लाख टन रिफ्यूज तैयार होता होगा, कचरा तैयार होता है, लेकिन एक्चुअली कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो दोस्तों ये हमारी अभी जिम्मेदारी है। हमने जिम्मेदारी ली है कि हमें इस पर्यावरण की रक्षा करनी है, हमें हमारे धरती माँ के लिए काम करना है। और इसलिए हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में हमें अपने हर वार्ड को और ग्राम पंचायत को जीरो वेस्ट बनाना है और अपने पूरे देश को इस कचरे से आजाद मुक्त कराना है। कैसे करना है, तो ये सब कुछ जो है ये प्रकृति में है, ये प्रकृति के नियम में ये सब कुछ है, इसके सभी सॉल्यूशंस है। जिस भी तरीका का अगर कचरा आप देखोगे उसके सॉल्यूशन, उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था हमारे प्रकृति में है। लेकिन इसको करने के लिए हमें सामाजिक आंदोलन तो करना ही है, सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हमारे साथ जोड़ना ही है ताकि हम इसको अचीव कर सके। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या करना है होगा, तो प्रोजेक्ट लगाने होंगे। यहां भी हमें प्रोजेक्ट लगाने, कोई भी एक चीज अगर जिसको रिसाइकल करना है, यानी क्या करना है, तो प्रोजेक्ट लगाने। सीवेज से अगर पानी, अच्छा पानी, पीने का पानी निकालना है, उससे बायोगैस, बायोसीएनजी तैयार करना है, तो प्रोजेक्ट लगाने होंगे। किसी इंडस्ट्री का खराब पानी अगर उसको अच्छा करना है तो प्रोजेक्ट लगाने होंगे। अगर वायु जा रहा है खराब, उसको रिसाइकल करना है तो प्रोजेक्ट लगाने होंगे। तो आने वाले दिनों में रिसाइकल इंडस्ट्री करके एक बहुत बड़ा अवसर, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पूरे परिवार को मिलने वाली। और ये प्रोजेक्ट आप ही लगाने वाले हैं। आप ही अपने अपने तहसीलों में, अपने गांव में, शहरों में, जहां जहां ये प्रॉब्लम है वहां हम सभी मिलकर, एमसीएल फैमिली, लेकिन लगाएंगे आप, करेंगे आप, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का निर्माण होने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। एक संवेदनशील, एक सेंसिटिव एंटरप्रेन्योर जब विश्व को बचाने की बात करता है तो वो किस हद तक डीपली सोचता है, उस सोच का उदाहरण श्याम सर ने और एक बार हमारे सामने पेश किया। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, और एक शुक्रवार श्याम सर का ट्रेनिंग वेबिनार सही मायने में हमारी सोच पे, हमारे विचार शक्ति पे एक जोरदार प्रहार। जी हाँ, श्याम सर ने बताया हमें कि किस तरह से ये वेस्ट, मतलब शायद पहली बार भारत के इतिहास में एक जगह पे इतने कम समय में वेस्ट के अलग अलग प्रकार और उनके दाहक परिणामों को शायद पहली बार किसी ने इस देश में आके समझाया है। तो श्याम सर का सेमिनार इसके लिए अलग था। तो उन्होंने एक बात को बहुत बारी समझाया है कि सेविंग द प्लैनेट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। हमें अगर इस धरती को बचाना है तो हमें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, हमें एक विल की जरूरत है, विल। एंड स्मॉल स्टेप्स कैन क्रिएट बिग चेंज। तो श्याम सर ने आखिर में कहा कि हमें ये इंडस्ट्री में आना है तो ये हमारी एक स्मॉल स्टेप है, उसके लिए हमें स्किल की नहीं, हमें विल की जरूरत है। आज हमारे शहरों में वेस्ट के पहाड़ लगे हैं, हमारे तहसील में वेस्ट के पहाड़ लगे हैं, हम जिले में लगे, हमारे गांव में लगे हैं। हम हमारी शुरुआत हमारे घर से कर सकते हैं। हर एमसीएल का मिशन का जो सदस्य है, फैमिली का जो सदस्य है, वो अपने घर से इस वेस्ट मैनेजमेंट को अपने लेवल से काम शुरू कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे गांव के, हमारे जिले के, हमारे शहर के जो पहाड़ है
वो खत्म होने में आसान होगा। इसके लिए जो मेंटालिटी लगेगी, वो जो प्राचार्य ने बताया, देसाई सर की मेंटालिटी, सोच, अपनी सोच को अगर बेसिक लेवल पे लेके आएंगे तो हम ये सारे चेंजेस कर पाएंगे। तो रिमेंबर, फॉर हमें सिस्टम में चेंज लाना है तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट में चेंज जो है वो बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट श्याम सर, और एक बार हमें एक नई देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच एंटायर एमसीएल इंडिया परिवार, जो हर शुक्रवार यहाँ पे आके इन बातों को बड़ी गौर से सोचता है और आगे जाता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन दिस फ्राइडे। मैं और एक बार बड़े शान से, बड़े फक्र से कहना चाहूंगा कि जी हाँ, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और धरती बचाने का एमसीएल ही एकमात्र रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल।